नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएससी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, भारत जैसे देश की सामरिक क्षमताओं का लोहा फिलहाल हाल ही के दिनों में पूरी दुनिया ने माना। भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अपनी स्वदेशी तकनीक की बदौलत और S-400 जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बदौलत न केवल अपने दुश्मन को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि इस तरह की प्रत्युत्तर की कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, जैसे जैसे ये मिशन खत्म हुआ, एक बहुत बड़ी चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है, खासकर कि भारत में, कि क्या भारत आज जबकि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, क्या आज भी हम स्वदेशी अपना लड़ाकू जेट इंजन बनाने में अभी तक नाकामयाब हैं? ये एक बहस का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों, वर्ष 1983 में जब हम लोगों ने अपना IGMDP कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, उसी के कुछ ही वर्षों बाद वर्ष 1986 में भारत ने अपने स्वदेशी जेट इंजन के विकास का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। यह कहने की जरूरत है दोस्तों कि ऑफिशियली अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, सिर्फ यही चार देश हैं जिनके पास स्वदेशी जेट इंजन बनाने की तकनीक मौजूद है। चीन की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चीन ऑफिशियली इस सूची में शामिल नहीं होता है, क्योंकि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके और रूस के द्वारा दिए गए या रूस से आयातित इंजन की बदौलत न केवल अपनी युद्ध क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, बल्कि उसे लगातार मॉडिफाई करने की भी कोशिशें कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, जब चीन ने पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन, जिसे हम AMCA भी कहते हैं, उन्हें आधी कीमतों पर देने की बात कही है, तो भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल हम आने वाले समय में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास करें, बल्कि वहीं दूसरी ओर हम स्वदेशी जेट इंजन का भी विकास कर पाए। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक सप्ताह भी नहीं हुए हैं दोस्तों जब भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ वर्ष पहले जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में भारत के लिए सिर्फ जर्मनी ही इकलौता ऐसा लक्ष्य है जिसको पीछे छोड़कर हम दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में भारत का स्वदेशी जेट इंजन बनाने में नाकामयाब होना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और आने वाले भविष्य में भारत की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े करने की बातें की जा सकती। आज के इस सेशन में, संक्षिप्त क्लास में दोस्तों, हम समझने की कोशिश करेंगे कावेरी इंजन की विकास की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कावेरी इंजन क्या है? तो कावेरी इंजन जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत का स्वदेशी टर्बोफैन, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, ये क्या है? तो ये जो है भारत का स्वदेशी टर्बोफैन इंजन है, जिसे GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, ये नाम दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, के द्वारा तैयार किया गया है। फिर से मैं दोहरा देता हूं, इसे तैयार किया गया है GTRE के द्वारा और इसे तैयार करने का निर्देश दिया गया है DRDO के द्वारा, जिसे वर्ष 1958 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। आज पब्लिक सर्विस यूनिट की करीब करीब 8 कंपनियों के साथ मिलकर के, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा GRSPEL, BHEL, BEML या फिर हैवी व्हीकल फैक्ट्री जैसे कुल 8 संगठन हैं, जिनके साथ मिलकर के आज DRDO रक्षा सामग्री का निर्माण भारत में कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस तकनीक के विकास की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी वर्ष 1986 में। तो इसी के अंतर्गत DRDO ने इसे विकसित करने की कोशिशें की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान जो बनाए जा रहे थे दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत के लिए जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी जो हमारा LCA है, उसे हम तेजस कहते हैं। तो इस इंजन का विकास शुरुआत में स्वदेशी लड़ाकू हल्के जहाज इस तेजस में ही लगाने के लिए इस इंजन की विकास की बात की जा रही थी, लेकिन समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों को बनाने में इस स्वदेशी तकनीक का, इस स्वदेशी इंजन का प्रयोग करने की बात कही थी। उद्देश्य भी यहां पर स्पष्ट है आपके सामने कि भारतीय वायुसेना के लिए घरेलू स्तर पर एक मॉडर्न इंडिजिनस और जेट इंजन बनाना, यही इसका मूल उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों,
भारत के जो फाइटर जेट इंजन की बात आती है तो सेल्फ रिलायंट, यानी कि अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं स्वदेशी इंजनों के विकास के मामले में। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या दर्ज की गई है उसकी भी बात कर लेते हैं कि इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो इसका ओवरवेट होना है और पर्याप्त थ्रस्ट जनरेट न करना, जिससे उड़ान के दौरान न तो इंजन को पर्याप्त स्पीड मिलेगी, जहाज को पर्याप्त स्पीड नहीं मिलेगी और दुश्मन के लिए हमें मार गिराना काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, भारत को फाइटर जेट इंजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना ही इसका उद्देश्य था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस फाइटर जेट में विदेशी इंजनों की जगह इसको लगा करके विदेशी इंजनों पर और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करना भी इसका मकसद था। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज तेजस में जो इंजन लगा हुआ है वो GE404 है दोस्तों, जिसे हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है। दूसरी बात, प्रोजेक्ट कावेरी की शुरुआत जो की गई थी वो वर्ष 1986 में 1986 में की गई थी और शुरुआत में इसकी मंजूरी जब की गई तो इसके लिए कुल 383 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था और इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई GTRE को, जो कि बेंगलुरु में स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला है, उसका एक लैब है। इसकी विशेषताओं की बात कर लें दोस्तों तो इंजन का जो प्रकार है आपकी कावेरी का वो लो बाईपास टर्बोफैन जेट इंजन है जो करीब करीब 81 किलो न्यूटन का फोर्स या थ्रस्ट पावर जनरेट करता है। आफ्टर बर्नर, ध्यान दीजिएगा, सामान्य स्थिति में यानी ड्राई थ्रस्ट की बात करें तो ये केवल 52 किलो न्यूटन का है, जो कि काफी कम है और किसी भी लड़ाकू जहाज के लिए ये पर्याप्त थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दुश्मन के साथ डॉग फाइट की स्थिति में, डॉग फाइट की स्थिति का मतलब होता है जब दो देशों के बीच हम लोग लड़ाकू जहाजों से युद्ध कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को डॉग फाइट कहा जाता है। तो डॉग फाइट की कंडीशन में कहीं से भी ये दुश्मन पर बढ़त हासिल नहीं कर पाएगा। 3.5 मीटर दोस्तों लंबाई है इस इंजन की और इसका जो वजन है वो करीब 1100 किलोग्राम था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये करीब 128 किलोग्राम अधिक है और इसके 128 किलोग्राम अधिक होने की वजह से ही हमारे लिए इसका जेट इंजन के तौर पर इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, प्रोजेक्ट कावेरी की प्रगति और उसकी समस्याओं और उपलब्धियों पर भी बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड टेस्टिंग और हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरना। तो अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते समय यह इंजन वैसे तो सामान्यतया सफल देखा गया और इसे IL-76 विमानों में उड़ाकर भी टेस्टिंग की गई, लेकिन जब हमने इसे तेजस में इंस्टॉल किया तो तेजस हमें वो नतीजे नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उस समय यानी कि 2001 में ही भारतीय वायुसेना ने इसे लेने से मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों दुश्मन के साथ डॉग फाइट की कंडीशन में जहाज के इंजन का थ्रस्ट पावर बहुत महत्वपूर्ण होता है और थ्रस्ट पावर के कम होने का मतलब होता कि कहीं से भी हम दुश्मन को पीछे न छोड़ पाते और दुश्मन जब हमारे ऊपर निशाना लगा रहा होता तो दुश्मन के हथियारों से बचने में भी हमारी ये तकनीक हमारी कोई मदद न कर पाती। दोस्तों, इंजन की थ्रस्ट क्षमता अपेक्षित स्तर तक न पहुंच पाने के कारण तेजस जैसे जहाजों में इसका विकास या इसको इंस्टॉल नहीं किया गया और सुपरसोनिक फाइटर के लिए यह इंजन माना गया कि पर्याप्त शक्ति नहीं दे सकता। दोस्तों, प्रोजेक्ट में कई तकनीकी समस्याओं की वजह से यह लगातार देर होता चला गया और आप खुद सोचिए कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं अब तक। बावजूद इसके 30 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है पर अभी भी हम इस इंजन को पूरी तरह से अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि इसमें फ्रांस जैसे देश भारत से मदद की पेशकश कर रहे हैं और भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कावेरी के रिवाइवल का प्लान बनाया है। 2016 में दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी का नाम जान लीजिए, सैफ्रॉन नाम है उसका। तो इस सैफ्रॉन कंपनी के साथ इस इंजन के विकास और मॉडिफिकेशन को लेकर के MOU पर दस्तखत किए गए। फ्रांस ने भारत को इस इंजन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की भी बात कही, लेकिन 2020 से 2023 के दौरान फिर से कावेरी ड्राई इंजन के रूप में इसे विकसित करने की योजना बनाई गई ताकि इसे दोस्तों UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जिसे हम एक तरह से घातक ड्रोन की श्रेणी में रखते हैं जिनका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाता है, जैसा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदरूनी इंटीरियर क्षेत्रों में जिस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इन UAVs का इस्तेमाल किया है।
आने वाले समय में इनकी क्षमताओं को और मॉडिफाई करके हम चीन के साथ भी प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि प्रोजेक्ट कावेरी का जो भविष्य है, ध्यान से देखें तो इसे हम यूसीएवी में भी यूज करेंगे और इसके मैरीन एप्लीकेशन में भी बदलाव करने की बात कही जा रही है, जो कि नेवी के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। भारत का लक्ष्य है दोस्तों कि वर्ष 2030 तक हम पूरी तरह से एक स्वदेशी लड़ाकू इंजन विकसित कर सकें और इसके लिए डीआरडीओ भविष्य में एएमसीए, जिसे हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट कहते हैं, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोला जाता है इसे, 5th जनरेशन के, इसको भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों अभी रिसेंटली भारत ने राफेल के साथ, या फिर ये कहिए कि हमने फ्रांस के साथ राफेल को लेकर के जो हालिया समझौते किए हैं, इस राफेल की क्षमता भी, ये ध्यान दीजिएगा कि ये 4.5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन आज दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना, सिर्फ यही 3 देश ऐसे हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज बनाने की तकनीक मौजूद है। ऐसे में भारत इस सूची में शामिल होकर के न केवल अपनी हैसियत के अनुरूप अपना प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि भी हासिल कर पाएगा। दोस्तों कावेरी इंजन फिर से मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, जीटीआरए के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, जो डीआरडीओ की एक कंपनी है, और उद्देश्य तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन बनाना है। मेन समस्या इसकी थ्रस्ट की कमी है और वर्तमान में इसे कहां उपयोग किया जा रहा है, तो यूसीएवी में और मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स में इसका उपयोग किया जा रहा है। जबकि भविष्य की तकनीक है कि फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ मिलकर भारत वर्ष 2030 तक इस इंजन को पूरी तरह से विकसित कर लेगा और भारत बन जाएगा स्वदेशी स्तर पर लड़ाकू तकनीक का विकास करने वाला दुनिया का 5वां देश। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में ऐसी ही किसी बेहतरीन और महत्वपूर्ण खबर के साथ। जय हिंद।